अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादी की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। उसकी नजरों से बचने के लिए मैंने दोबारा उसके सीने में सर छुपाना चाहा, मगर अचानक एक धमाका सा हुआ। कदम जमीन से उखड़ गए और मैं एक तरफ झुक गया। विठल ने उल्टे हाथ से मेरे गाल पर तमाचा रसीद किया था। मैं भी संभला भी नहीं था कि उसने दूसरा तमाचा लगा दिया। मैंने मजबूती से अपने पैर जमीन पर जमाने की कोशिश की ताकि उसे निशाना लगाने में कोई दुश्वारी ना हो। मैंने उसका हाथ नहीं रोका। वो खुद ही थक के हाँपने लगा। उसने एक झटके से मुझे अपनी आगोश में खींच लिया। लाडले जानी, उसकी कराहती हुई आवाज उभरी। रोता भी है और रुलाता भी है। हाथ क्यों रोक लिए विठल भाई? मैंने सिसकते हुए कहा। तूने हाथ पैर फुला दिए। वो मुंह फेर कर बोला। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। हाथ मत रोको, मारो, खूब मारो, मैंने चीख कर कहा। मेरी सांस निकाल दो। हाथों में जान होती तो इतनी देर न लगती लाडले। वो मेरे शाने झिंझोड़ते हुए मुस्तरब लहजे में बोला। तेरा दिल पत्थर का बना है, जी चाहता है इसे नोच के फेंक दूं तो नोच लो ना, मैंने हज़ियानी अंदाज में कहा। देर क्यों करते हो, एक जरा सी हिम्मत कर लो, फिर ये आजार ही खत्म हो जाएगा। मुझसे भी अब ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपना यही गूंगा सीना छुपाने के लिए लोगों से दूर रहता हूँ। चुप रह, वो बुलंद आवाज में चिल्लाया। दुनिया में आदमी अकेला नहीं होता लाडले। उसकी आवाज डूबने लगी। सब कुछ तुझी पर नहीं है कि तू क्या चाहता है, दूसरों पर भी है कि वो क्या चाहते हैं। मालूम नहीं तूने क्या पढ़ा लिखा है, किताबों में तो ये सब कुछ नहीं होता होगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ा लिखा, मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, जंगली हूँ, कुत्ता हूँ। हाँ, मुझे उस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। विठल के तमाचों और आवाज की गरज सुन के बीमार जुलीन भी चादर ओढ़े हुए बिस्तर से उठाई थी और चंपा के पहलू में सुकड़ी सिमटी खड़ी थी। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थी। अगर आप लोग बैठ जाएं, उसने लजीदा आवाज में हमें टोका। विठल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसने मेरे बाजू छोड़ दिए और मेरी गर्दन में बाहें डालकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तूने पलट के खबर भी नहीं ली बादशाह, वो थके थके लहजे में बोला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मिनट गुजर गए। मेरी आंखों से आंसू उबल रहे थे। कमरे में खामोशी तारी थी। तुम यहाँ आ कैसे गए, मैंने रुंधी हुई आवाज में नरमी से पूछा। मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि विठल उस घर में आया है जहां मैं रहता हूँ। ये मेरा घर तो नहीं, मगर विठल न जाने कितनी दूर से चल के मेरे पास आया है। उसे देखकर मेरी जुबान गुंग हो गई थी। उसके बाद उसने मुझे कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया था। आ गया, वो खोए हुए लहजे में बोला। आखिर पहुंच ही गया। लेकिन तुम क्यों आ गए? चला जाऊंगा लाडले। नहीं नहीं, मैंने घबरा कर कहा। मेरा मतलब, तेरा मतलब कुछ भी हो, वो मेरी बात काट कर पुस्मर्दगी से बोला। मैं तुझे देखने आया हूँ, खुद को तुझे दिखाने नहीं आया। तू कहे तो चला जाऊंगा। नहीं विठल भाई, मैंने इस्तराब से कहा। नहीं, ये बात नहीं है, तुम गलत समझे। मैं कुछ और कहना चाहता था। मेरा मतलब ये था कि तुम अपनी परेशानियां बढ़ाने यहाँ क्यों आ गए हो? मैंने पहले ही तुम्हें कौन सा खुश रखा था। जाने दे, वो हाथ झटक कर बोला। ताना मत दे, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया। तू तू वही है, वही लाडला राजा? क्या तू ये समझता था कि तू अपने आने के बाद वहां मौजूद नहीं होगा? तू तो हर वक्त वहीं था। तेरी परछाई तो वहीं रह गई थी कटोरे, उसे भी साथ लेता आता। वो मेरे बाल खींचने लगा। तू मुझसे कह के भी तो आ सकता था। मैंने तेरी कौन सी बात टाली थी? बरस होने को आ रहा है। मुझे जाना था, मैंने रोते हुए कहा। जाना था, मुझे मालूम था तुझे जाना है। तेरे पैरों में जंजीर पड़ी है, पर तू कुछ देर बाद जा सकता था और जाके वापस आ सकता था। तुझे सिर्फ अपने पैरों की जंजीर क्यों दिखाई देती है? तूने तूने तो चंपा को सामने देकर उसकी जुबान लड़खड़ाते हुए सर्द पड़ गई। चंपा के पीछे जुलीन दुबकी खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। आइए नाश्ता कर लीजिए, चंपा ने झिझकते हुए मुदाहलत की। नाश्ता? विठल सटपटा कर बोला। नहीं नहीं, हम होटल से निपट के आए हैं, नाश्ता नहीं। हाँ, पर लाडला नाश्ता तो करेगा। चल उठ, वो मुझे धकेलते हुए बोला। कुछ खा ले। मगर आप तो कह रहे थे कि आप सीधे स्टेशन से यहाँ आ रहे हैं, चंपा ने हल्की आवाज में कहा। आइए, खाने पीने का किसे होश है माई? अपना नाश्ता तो इसे दे के ही हो गया। और मेरी कमर पर हाथ मारते हुए बोला। इससे पूछो, मालूम होता है ये कुछ खाता पीता ही नहीं है। कैसा दुबला हो गया है। बाहर जो लोग खड़े हैं उन्हें भी अंदर बुला लीजिए, जुलीन ने चमकती हुई आंखों से कहा। यह घर जहीर ही का है। जुलीन की सांस ठहरी हुई थी। बाहर कौन है, मैंने हैरत से पूछा। वो तेरे दो एक जानने वाले हैं, पिठल बेपरवाही से बोला। इन्हें बाहर ही रहने दे, ये घर है, पड़ा नहीं है। कौन कौन है, मैंने तेज से उठते हुए कहा और विठल के जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ भागा। मकान के बाहर कुर्सियां डाले जामू और कांते बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दोनों मुझ पर छपट पड़े। जामू ने मुझे ऊपर उठा लिया, कांते अपना सर मेरे सीने पर मारने लगा। उन्होंने राहगीरों की परवाह भी नहीं की। चलो चलो अंदर चलो, मैंने उन्हें खींचते हुए कहा। वो झिझके, मगर मैंने अंदर जुलीन के घर के मुत्तसर से ड्राइंग रूम में ले आया।
وہ دونوں وٹھل کے پاس مبارکباد کا شور مچاتے ہوئے آئے۔ انہوں نے مجھے پاس ہی بٹھا لیا۔ وہ کبھی مجھے گھونسے مارتے، کبھی سر ٹکراتے۔ یہ دیکھ کر جولین کا چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ وہ ہم سب کو جھلملاتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب کوئی پردہ ہی نہیں رہ گیا تھا۔ جولین نے بہت کچھ سن لیا تھا۔ وٹھل، جامو اور کانتے کے چہرے ایسے نہیں تھے جنہیں اتنی عمر کی لڑکی نہ پہچانتی ہو۔ اسے میرا نام بھی معلوم ہو گیا تھا، تاہم وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے اس کے عزیز رشتہ دار آ گئے ہوں، وہ اپنے باپ کے مرنے کا غم بھول گئی ہو۔ وہ بار بار اندر جاتی تھی اور چند لمحے بھی نہیں گزرتے تھے کہ واپس آ جاتی تھی۔ اندر اس کی ماں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس کے اصرار پر ہم سب گول میز کے گرد بیٹھ گئے۔ یہ میز وہ اپنے پرانے گھر سے ساتھ لائی تھی اور 4 ہی آدمی اس کے طرف بیٹھ سکتے تھے۔ میز پر بہت اہتمام تھا۔ اتنی دیر میں یہ سب چیزیں تیار ہو گئی تھیں۔ بھاجی بھی تھی، پوریاں بھی تھیں، مٹھائی بھی تھی، بسکٹ، ٹوسٹ، مکھن، سبھی کچھ موجود تھا۔ جب چمپا چائے دانی لے کر آئی تو جامو نے آہستگی سے پوچھا، کیسی ہو چمپا بھائی؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، تم تو واقعی بدل گئی ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، چپ رہ جامو۔ وٹھل نے تلخی سے کہا، فضول باتیں مت کر۔ جامو نے تلملا کر گردن جھکا لی۔ ناشتے کے دوران میں خاموشی رہی۔ کسی نے کچھ کھایا نہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی چائے کے گھونٹ ڈیلے اور ڈرائنگ روم میں میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ وٹھل نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔ میرے آنسو تھم گئے تھے، لیکن حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وٹھل کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں بمبئی میں ہوں، اس جگہ رہ رہا ہوں؟ اسے میرا پتہ کس نے بتایا؟ مجھے اندازہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وٹھل میری انگلیاں ٹٹول رہا تھا اور بار بار مجھے دبوچ لیتا تھا۔ جامو اور کانتے نے کچھ بولنا چاہا تو وٹھل نے پھر انہیں جھڑک دیا، استاد نے تو زبان پر تالا لگا لیا ہے، تو ہی کچھ بول لاڈلے، تجھ پر کیا بیتی؟ تو اتنے دنوں کہاں رہا؟ کانتے، وٹھل نے مشتعل ہو کر کہا، لاڈلے کو پریشان نہ کر، میں جانتا ہوں یہ تجھے کچھ نہیں بتائے گا، یہ بڑا کنجوس ہے، سب کچھ اپنے پاس ہی رکھتا ہے، اسے مت چھیڑ۔ لیکن یہ زبان بندی کتنی دیر کی تھی؟ مجھے دیکھ کر ان کے ذہنوں میں بے شمار سوال اٹھ رہے ہوں گے۔ یہ فیض آباد کی چمپا بائی ہے جس کے کوٹھے پر میری بہن ناچتی تھی اور جو میرے خوف سے فیض آباد سے بھاگ کے اپنی بہن موتیا بائی کے پاس آگرے چلی گئی تھی۔ میں اسی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ اور یہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو اتنی بےتابی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے؟ یہ گھر کیسا ہے جہاں میں بیٹھا ہوں؟ اگر مجھے گھر ہی بنانا تھا تو وٹھل اور زری نے کیا بگاڑا تھا؟ جلد یا بد دیر مجھے بہت سے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ مجھے بتانا تھا کہ میں نے زری کے ہاں سے آنے کے بعد کیا حاصل کیا، اور جب میں نے کچھ حاصل نہیں کیا تو واپس کیوں نہیں آیا۔ وہی سوال و جواب، وہی کیوں اور کیسے۔ میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ مجھ سے تو آئینے کے سامنے بھی نہیں جایا جاتا۔ میں ان کے سامنے اپنے زندہ رہنے کی کیا وضاحتیں پیش کر سکوں گا؟ میں انہیں کیا بتاؤں گا کہ جو کچھ ہوتا رہا میری ارادے کے بغیر ہوتا رہا؟ گاڑی میں کرشنا جی مل گئے، حالانکہ ساری گاڑی آدمیوں سے بھری ہوئی تھی، اور اب جب اس شہر سے نکلنے میں چند ہی ہفتے کا کام باقی رہ گیا تھا تو وہ آ گئے۔ مجھے یہاں کون سا ہمیشہ رہنا تھا؟ مجھے تو آگے جانا تھا، کیونکہ جب بھی میں کہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا جی گھبرانے لگتا تھا۔ اس لیے میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب کوئی کرشنا جی ملے یا کوئی زری یا کوئی جولی نظر آئی تو میں فوراً راستہ بدل دوں گا۔ لیکن اب وہ آ چکے تھے۔ وٹھل آ گیا تھا، وہ میرے ہاتھوں میں زنجیریں پہنانے آ گیا تھا۔ آپ لوگ بتائیں تو آپ کا سامان کدھر ہے؟ جولین نے تذبذب امیز شائستگی سے پوچھا۔ وٹھل نے سر اٹھا کے شاید پہلی بار جولین کو غور سے دیکھا۔ وہ دوہری ہو گئی۔ یہ کون ہے رے؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ یہ جولین ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جولین؟ اس نے تجسس سے دہرایا۔ ہاں۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا اور جولین سے مخاطب ہو کر نرمی سے بولا، ہمارے پاس کوئی سامان وامان نہیں ہے، تم ہماری فکر مت کرو، اپنے گھر کا کام کرو۔ مگر آپ یہیں رہیں گے؟ وہ نیچی نظروں سے بولی۔ وٹھل چپ رہا۔ جولین اس کے جواب کی منتظر تھی کہ مان دروازے پر زور زور سے دھڑ دھڑ ہونے لگی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہ مارٹی اور ٹیڈا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت ان کا آنا بے سبب نہیں تھا۔ سیٹھ شمبھو نواس اور اس کے داماد گردھاری کے قتل کی خبر صبح کے اخباروں میں شائع ہو چکی ہوگی۔ ایک ساتھ بہت سے وسوسوں نے میرے دماغ پر یورش کی۔ میں نے وٹھل کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑائی اور اچھل کر دروازے پر جا پہنچا۔ وہ مارٹی اور ٹیڈا ہی تھے، دونوں حواس باختہ تھے۔ انہیں اندر آنے سے روکنے کے لیے میں خود باہر چلا گیا۔ اور راجہ ڈارلنگ، علاقے میں پولیس لیفٹ رائٹ کر رہا ہے، وہ اپن کے اڈے کا کئی جنٹلمین پکڑ کر لے گیا ہے۔ ٹیڈا خوفزدہ آواز میں بولا۔ زورا اور شیدا کہاں ہیں؟ وہ دونوں ابھی باہر ہیں، مارٹی نے آنکھ دباتے ہوئے جواب دیا۔ پر ادھر دوسرے اڈے پر کئی لوگ پکڑا گیا راجہ جی، امیڈیٹلی پاڑے پر چلو۔ زورا اور شیدا بولتا ہے کہ اس ٹائم استاد کو پاڑے پر ہی ہونا مانگتا۔ مگر میں نے پریشانی سے کہا، میں ابھی نہیں جا سکتا مارٹی، میرے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ شیدا اور زورا سے بولو وہ اڈے ہی پر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ جیسے ہی موقع ملا میں ادھر آتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مارٹی۔ گیسٹ سے کام کا کہہ کے تھوڑا ٹائم کے لیے ادھر چلو راجہ، پاڑے کا آدمی چھڑانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔
मजबूरी है मार्टी, वो ऐसे मेहमान नहीं है। कौन लोग आ गया? वो हैरत से बोला। कुछ पुराने लोग आ गए हैं। मैंने इसलिए तुम्हें आज अंदर नहीं बुलाया। मैंने दरवाजे की जानब देकर कहा, मार्टी तुम इस वक्त चले जाओ। मैं ज्यादा देर तुम्हारे पास ठहर गया तो उनमें से कोई भी बाहर आ सकता है। तुम आज कैसा बात बोलता है राजा डार्लिंग? मार्टी ने तजस्सुस से पूछा। ऐसा कौन लोग है? अभी तुम समझा करो राजा, वो साला तेवाड़ी लोग का अक्खा धंधा चौपट हो गया है। शक पड़ा तो वो इधर आकर गड़बड़ कर सकता है। वो साला हर इलाके में जाकर टटोलेगा कि कौन माइका लाल ने उनका ग्रैंड फादर को फिनिश कर दिया। अभी तुम्हारा होना कंपलसरी है। तुम शाम से चला गया था राजा और होल नाइट गायब रहा। अब तुम उधर नहीं जाएगा तो जोरा और चिदा भी। मार्टी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थे फक्तन किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। मैं खड़े खड़े डगमगा गया। टिड्डा उछल पड़ा। मार्टी की आवाज हलक में फंस गई। विठल बाहर आ गया था। क्या बात है लाडले? वो ऊंची आवाज से बोला। कुछ नहीं, मैंने झिम कर कहा। ये कौन लोग हैं? ये मास्टर मार्टी और टिड्डा हैं। क्या चक्कर है? वो तुलसी से बोला। कोई चक्कर नहीं है, मैंने नागवारी से जवाब दिया। उसने मार्टी की गर्दन दबोच ली। क्या ड्रामा है मास्टर? मार्टी का चेहरा जर्द पड़ गया। राजा उस्ताद, उसकी घुटी हुई आवाज निकली। उसका सारा जिस्म फड़कने लगा था। राजा उस्ताद? राजा उस्ताद? विठल ने बरगश्तगी से दोहराया और मुझसे पूछा। लाडले, ये लोग कौन है? ये अड्डे के आदमी हैं। कौन से अड्डे के? तेरा इनसे क्या नाता है? ये तुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? विठल के लहजे से जाहिर था कि उसने कुछ हमारी बातें जरूर सुन ली हैं। अड्डे पर, मैंने आस्तगी से कहा। कुछ ऐसी ही बात है। तुम अंदर जाके बैठो, इस बीच में ना पड़ो। लाडले, वो यकजक गरज के बोला। जबान संभाल के बात कर। कोई बात नहीं है, तुम हाँ, मैंने दबे दबे लहजे में कहा। ये मेरे साथी हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया है। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तो तुम क्यों? मैं क्या पूछ रहा हूँ? वो बुलंद आवाज से बोला। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, मामूली बात है। मैं अभी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम अंदर जाओ। किधर है तेरा पाड़ा? विठल ने मार्टी के गले पर गिरफ्त सख्त करते हुए पूछा। मार्टी चीखने चलाने लगा। राजा जी, राजा उस्ताद, अभी अपन क्या बोले? टिड्डा मेरी टांगों से लिपट गया था। इसे छोड़ दो विठल भाई। मैंने अपना लहजा नरम रखने की पूरी कोशिश की। इसे छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है ये तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, जब तेरी उंगलियां फूंक दूंगा। वो तैश में बोला। मैंने सुना था तो मुझे यकीन नहीं आया। बताइए सब क्या है? कुछ भी नहीं है, मैंने नाराजी से कहा। तुमने क्या सुना था? मैं अगर कुछ और सुनता तो तेरे पास कभी ना आता, मगर मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हें पूरी बात मालूम नहीं है। वही तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कह दिया है, तुम्हें हर बात बता दूंगा। मैंने तिल मिला के कहा। इन्हें जाने दो, इन्हें क्यों रोकते हो? तुझे इनके सामने मुंह खोलते हुए क्यों शर्म आती है? कुछ नहीं दादा, अपन का राजा बहुत अच्छा है। राजा एक नंबर है दादा, मार्टी तड़पते हुए बोला। तुम इसके बारे में बुरी बात मत सोचो। विठल ने गजबनाक अंदाज में मार्टी के मुंह पर पंजा मारा। वो बिलबिला गया। मैं समझ गया कि विठल का मकसद क्या है। वो मार्टी और टिड्डे को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था कि इन्हीं की मौजूदगी में उसे असल बात का पता चल सकता था। उसे शुबा था कि इनके जाने के बाद मैं उसे टालने की कोशिश करूंगा। विठल की तशवीश जाहिर करती थी कि उसने मेरे बारे में पहले से बहुत कुछ सुन रखा है। मार्टी और टिड्डे से बातचीत के दौरान में उसका अचानक आ जाना और यूं मुश्तिल हो जाना किसी सबब ही से मुमकिन था। मेरे खिलाफ किसी ने उसके कान जरूर भरे थे। अगर उसने दरवाजे की आड़ में मेरी और मार्टी की बातें सुन ली थी तो वह ऐसी नहीं थी कि विठल इन्हें दरगुजर कर देता। मैं उसे नहीं बताना चाहता था कि मेरे नाम से एक अड्डा शहर में मौजूद है। मार्टी और टिड्डा इस वक्त ना आते तो शायद बात इतनी ना बढ़ती, मगर इन्हें भी इसी वक्त आना रह गया था। अब उसे खुल के सब कुछ बताए बगैर कोई चारा नहीं था। मेरा पाड़े में जाना जरूरी है, मैंने मायूसी से कहा। किसका पाड़ा? वो बेचैनी से बोला। हम लोगों का। मैंने सर झुका के कहा। ये लोग मुझे बुलाने आए हैं। पाड़े के कई आदमी गिरफ्तार हो गए हैं। इलाके में पुलिस गश्त कर रही है। मेरी वहां मौजूदगी जरूरी है। इलाके में कशीदगी का अंदेशा है। तू एक पाड़ा भी चलाता है? उसने वैश्य से पूछा। हाँ, मैंने सांस खींचते हुए कहा। मुझे उसकी जरूरत थी। मगर किस लिए? वो बेकरारी से बोला। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने उदासी से कहा। तुम यहाँ ठहरो, मैं कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगा। जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नहीं, वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उसकी आवाज ढुलक गई। बस तुम वहां मत जाओ, अच्छा नहीं लगता। भला क्यों लाडले? उसका माथा सुकड़ गया। मैं देखना चाहता हूँ कि तूने इतनी छोटी उम्र में कितनी तरक्की की है। मैं यहाँ आने के बाद सबसे पहले वहां नहीं जाऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा? मुझे ऐसा लगा जैसे उसने चाकू से मेरे कान चीर दिए हों। फिर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने जामू और कांते को आवाज देकर बाहर बुला लिया। जामू और कांते के पीछे पीछे जुलीन और चंपा भी घर से निकल आई थी। जुलीन के होंठ कांप रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि विठल ने उनसे क्या कहा। मैं एक तरफ चल पड़ा, वो भी मेरे साथ साथ चलने लगा। हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ा। बस में बैठने की जगह नहीं थी। हम सब डंडा पकड़कर खड़े हो गए। बस तेज रफ्तारी से सड़क पर भाग रही थी। विठल आगे चला गया था। जामू और कांते मेरे पास ही थे। मेरे हवास काम नहीं कर रहे थे। मुझे अपने आप से चिढ़ हो रही थी।
कांते जैसे मेरे कानों में घुसा बैठा था। वो चुपके चुपके मुझे बता रहा था कि विठल मेरी वजह से कितना परेशान था। कलकत्ते में अड्डे का भी वो हाल नहीं रहा। शूली ने गद्दारी की और मौजदार के अड्डे का मालिक बन बैठा। विठल चुपचाप देखता रहा। उसने शूली को नहीं छेड़ा, बल्कि किसी ने शूली के मुंह लगने की कोशिश भी की तो विठल ने उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाई। मेरे जाने के बाद अड्डे के कामों से विठल की दिलचस्पी बराए नाम रह गई थी। उस्ताद की वो बात ही नहीं रही लाडले, कांते कह रहा था। उस्ताद बहुत चिचड़ा और मरखना हो गया है। कभी जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाता है और कभी बहुत बड़ी बात भी हो जाए तो खामोश रहता है। उसका कुछ पता नहीं चलता किस बात पर हफा होगा, किस बात पर हुश। कई सुअर के बच्चे शूली से मिल गए, बोलते हैं उस्ताद विठल बूढ़ा हो गया है। कसम है लाडले, ये सुन के खून खोल जाता है। उस्ताद के ख्याल से हाथ नहीं उठता, वरना। कांते का मुंह लाल हो गया था। वो कह रहा था कि मैं अपना ज्यादा टाइम उस्ताद के साथ ही बिताता हूँ। अपना धंधा भी साला आधा रह गया है। हर जतन करके देख लिया, उस्ताद वापस नहीं आया। जब उसका जी बहुत घबराता था तो फैजाबाद में जरी बीबी के पास चला जाता था, और उधर अड्डे की आमदनी भी घट गई है। कांते मेरे कान डस रहा था और मेरे जी में आया कि मैं भागती हुई बस से छलांग लगा दूं। सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। विठल को भी कुरार आ जाएगा कि मैं मर गया हूं। कभी कभी जिंदा आदमी मरे हुए आदमी से ज्यादा तकलीफ दे होता है। कभी किसी की मौत भी दूसरों के सुख का बायस होती है। मेरी जिंदगी खुद मुझे भी कौन सा सुख पहुंचाती थी। कांते और जामू न जाने क्या क्या कहते रहे। मैंने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना। उधर विठल को भनक पड़ गई। उसने भरी बस में इन्हें लताड़ दिया। फिर वो दोनों नहीं बोले। बस चलती रही। मुसाफिर कनखियों से हमें देख रहे थे। शायद हमारे चेहरे इन सब के चेहरों से मुख्तलिफ थे। वही कटे फटे तने और खिंचे हुए चेहरे, उलझा हुआ लिबास और घुटे हुए जिस्म। टिड्डा और माटी सबसे पीछे दुबके खड़े थे। कोई मुसाफिर रास्ते में उतरता तो टिड्डा उछलता हुआ विठल के पास पहुंचा और गिग्याए हुए लहजे में बोला, दादा दादा, उधर का सीट खाली पड़ा है। विठल बिछड़ गया जैसे टिड्डे ने उसे चुटकी भरी हो। उसे टिड्डे की पेशकश इतनी बुरी लगी थी कि उसके मुंह से मुगलजात का तूफान उमड़ पड़ा। नशिस्तों पर बैठे हुए लोग उचक उचक उसे दिखने लगे। विठल की आवाज के सिवा बस में कोई आवाज नहीं थी। हर शख्स दम्बाखूद था। जामू ने जब आगे जाकर जोर से विठल का कंधा पकड़ा, तब कहीं उसकी जुबान बंद हुई। नशिस्तें हाली और पुर होती रहीं। फिर किसी ने विठल को बैठ जाने की पेशकश नहीं की, और ना ही हम में से कोई किसी हाली सीट पर बैठा। अभी पाड़ा आने में कुछ देर थी। एक खुशपोश मुसाफिर बस में दाखिल हुआ और मेरे करीब की नशिस्त पर बैठ गया। उसने अखबार खोला तो गैर एहतियाती तौर पर मेरी नजर सुर्खियों में भटकने लगी, और अखबार की शाह सुर्खी पर जम के रह गई। शंभू नवाज और उसके दामाद के कत्ल की खबर सबसे नुमाया थी। अखबार ने लिखा था कि राजकृष्णा की मौत के बाद ये बंबई का दूसरा संगीन हादसा है। मेरा दिल धड़कने लगा। पता नहीं अखबार ने सेठ शंभू की खबर छापते वक्त कृष्णा जी की मौत का जिक्र क्यों जरूरी समझा था। ये महज इतफाक था या अखबार वाले को भी शुबा था कि शंभू ग्रुप ही राजकृष्णा की हलाकत का सबब है। अखबार वालों से ज्यादा बाखबर कौन होगा। बकाया खबर पढ़ने के लिए मैं नशिस्त पर झुक गया। मुझे ये ख्याल भी ना रहा कि ये बदतहजीबी है। कोई इस तरह दूसरों की चीजें नहीं देखा करता। मेरा जी चाहा कि मैं उस शख्स से अखबार छीन लूं। मेरे दिमाग में भिनभिनाहट सी होने लगी और कुछ देर के लिए मैं विठल की आमद से बेखबर हो गया, मगर मुझे मजीद खबर पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। हमारी मंजिल आ चुकी थी। मार्टी ने दबे दबे लेजे में सदा लगाई। हम पाड़े से कुछ दूर मेन रोड पर उतर गए। मार्टी की इतला दुरुस्त थी। इलाके में पुलिस वालों की तादाद आम दिनों से ज्यादा थी। उसकी यही वजह हो सकती थी कि पुलिस को शंभू ग्रुप के मुश्तिल लोगों से किसी गड़बड़ का अंदेशा होगा। पुलिस शंभू ग्रुप के असरो रसूख और ताकत से खूब वाकिफ थी, और आसानी से यह नतीजा हज किया जा सकता था कि किसी मुखालिफ ग्रोही ने सेठ शंभू नवाज को खत्म किया है, और उस मुखालिफ ग्रोह के सुराग के लिए शंभू ग्रुप के लोग मुख्तलिफ इलाकों की गली गली छान मारेंगे। वो पुलिस पर एतबार नहीं करेंगे, खुद फैसला करने की कोशिश करेंगे। इलाके में जिंदगी मामूल पर थी। अब बहुत से लोग मुझे जान गए थे। चनाचा मैं जिस तरफ से गुजरा और मुझ पर जिसकी नजर पड़ी उसने मुझे सलाम किया। किसी ने रास्ता रोक के मुझसे पाड़े के किसी आदमी की शिकायत की, तो किसी ने आवाज देकर मेरी खातिर करना चाहिए। पाड़े के बहुत से आदमी इलाके में बिखरे हुए थे। उन्होंने मुझे और मेरे साथ 3 अजनबियों को देखा तो मुतजस्सिस निगाहों से मेरी तरफ चलने लगे। मैंने उन्हें दूर रहने का इशारा कर दिया। फिर भी उनकी बेचैनी कम नहीं हुई। मेरी रफ्तार तेज थी। मेरा बस चलता तो मैं बस पाड़े के करीब ही रुकवाता। अगर हम टैक्सी में आते तो बेहतर था। रास्ते में मिलने वाले लोगों से निजात मिल जाती। मैं नजरें नीची किए आगे बढ़ रहा था ताकि कम से कम लोगों से सामना हो, मगर लोग खुद ही मुझे अपनी जान मुतवज्जा कर लेते थे। कांते ने मेरा हाथ थाम रखा था। विठल खामोशी से मेरे बराबर चल रहा था। जामू हमारे पीछे था। टिड्डा और माटी ना जाने कौन सी गलियों से निकलते हुए हमसे पहले पाड़े पहुंच गए थे। जोरा, छीदा और पाड़े के बहुत से लोग इमारत से बाहर गली में हमारे मुंतजर थे। जैसे ही हम गली में दाखिल हुए, उन सब ने हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया और झिझकते हुए हमें सलाम किया। मैंने निगाहों में इन्हें पुरस्कून रहने की तलकीन की और पाड़े की इमारत में दाखिल हो गया। झींगा के जाने के बाद इमारत पर रंगो रोगन कर दिया गया था और इसकी शक्ल निकल आई थी। सब हैरतज़दा और सरासीमा थे। हम अंदर जाकर बैठ की कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर सकूत तारी रहा, फिर मैंने ही जुबान खोली।